नमस्कार दोस्तों, मैं गगन जांगीड़, व्याख्याता हिंदी। हमने पिछली क्लास में चर्चा की छंद के सामान्य परिचय के बारे में और अब हम चर्चा करेंगे अपने पाठ्यक्रम में जो छंद कक्षा 12 में दिए गए हैं उन पर। लौकिक छंद तक हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। लौकिक छंद का वर्गीकरण हमने किया था। अब हम छंद से संबंधित जो शब्दावली प्रयुक्त होती है उन पर बात करेंगे कि वर्णिक छंद क्या है, मात्रिक छंद क्या है, सम, अर्धसम, विषम, साधारण और दंडक ये क्या है, और इनसे संबंधित अन्य शब्दावली जो प्रयुक्त होती है छंद शास्त्र में उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णिक छंद पर। इससे पिछली कक्षा में आपको बताया जा चुका है कि छंद को दो भागों में बांटा गया है। छंद के प्रकार पूछे तो छंद के प्रकार जो दो हैं वो हैं वैदिक और लौकिक। लौकिक छंद के भेद पूछे तो वर्णिक और मात्रिक। तो वैदिक हमारे पाठ्यक्रम में है नहीं, लौकिक छंद है। लौकिक छंद के प्रवर्तक आचार्य पिंगल और इनकी छंद सूत्र सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। वैदिक छंद के जो प्रवर्तक आचार्य यानी भगवान ब्रह्मा स्वयं हैं। वर्णिक छंद क्या है? तो जिस छंद की गणना यानी जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, वर्णों के आधार पर की जाती है, यानी जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है वह वर्णिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद, जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है तो वो मात्रिक छंद है। यानी वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर गणना होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। फिर है सम छंद। तो सम छंद क्या है? सम छंद का मतलब है कि एक छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं। एक छंद जो होता है उसमें सामान्यतः 4 चरण होते हैं, यानी प्राय 4 चरण होते हैं। कई बार 6 चरण भी होते हैं जिसको गाथा छंद बोलते हैं, जैसे छपे कुंडलिया जैसे छंद है, लेकिन सामान्य तौर पर 4 ही चरण होते हैं। और उन चारों चरणों में अगर किसी छंद के चारों चरणों में समान लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी किसी छंद के चारों चरणों में समान लक्षण प्राप्त होते हैं तो वो सम छंद कहलाता है। फिर है अर्धसम छंद। अर्धसम छंद का मतलब जो 4 चरण हैं उन चारों में समान लक्षण नहीं होते, आधे आधे चरणों में समान लक्षण होते हैं। तो जहां आधे आधे चरणों में समान लक्षण प्राप्त होते हैं, आधे आधे का मतलब 4 चरण हैं, 1 2 3 4, तो वहां पर 1 और 3 तथा 2 और 4, यानी पहला तीसरा दूसरा और चौथा चरण सम्मान प्राप्त होते हैं, जैसे दोहा सोरठा होता है। तो यहाँ पे चौपाई, सम छंद का एग्जाम्पल चौपाई। तो 1 और 3 यानी पहला तीसरा दूसरा और चौथा, यानी विषम और सम, सम चरणों में समान लक्षण और विषम चरणों में समान लक्षण, तो वो अर्धसम छंद होता है। फिर है विषम छंद। विषम छंद में क्या होता है? इसमें ना तो आधे चरण समान होते हैं और ना ही सारे चरण समान होते हैं, बल्कि होता क्या है, इसमें सभी चरणों में अलग लक्षण प्राप्त होते हैं। ना तो आधे समान है और ना ही पूरे, यहाँ सभी चरणों में अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं, तो वो विषम छंद होता है। यानी सभी चरणों में अलग अलग लक्षण, वो विषम छंद है। सभी चरणों में अलग अलग लक्षण, तो विषम छंद यानी विषम छंद कहलाता है। सम छंद में तो सारे चरणों में समान लक्षण, अर्धसम में आधे आधे चरणों में समान लक्षण, और आधे आधे भी कैसे, पहला तीसरा और दूसरा चौथा, यानी विषम चरणों में समान और सम चरणों में समान लक्षण। और विषम चरणों में विषम छंद जो है उसमें ना तो आधे समान ना ही पूरे, वहाँ सभी चरणों में ही अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं, तो विषम छंद है। फिर बात करते हैं हम साधारण और दंडक छंद की। साधारण छंद क्या है और दंडक छंद क्या है?
तो साधारण और दंडक, साधारण छंद अगर वर्णिक छंद में अगर हम बात करें तो वर्णिक छंद में 1 से 26 तक, 1 से 26 तक अगर किसी छंद के एक चरण में, किसी छंद के एक चरण में 1 से 26 तक वर्ण प्राप्त होते हैं, यानी 1 से 26 तक अगर किसी वर्णिक छंद में एक ही चरण में अगर 1 से 26 तक वर्ण प्राप्त हो रहे हैं तो वो साधारण छंद है। और इधर भी यही स्थिति है कि मात्रिक में 1 से 32 तक मात्रा संख्या वाले, यानी मात्रिक छंद में अगर किसी छंद के एक चरण में 1 से 32 तक मात्राएं प्राप्त हो रही हैं, यानी मात्रिक छंद में किसी छंद के चरण में अगर 1 से 32 तक मात्रा प्राप्त हो रही है तो वो साधारण छंद है, साधारण मात्रिक छंद है। और 1 से 26 तक वर्ण प्राप्त हो रहे हैं तो वो साधारण वर्णिक छंद है। 26 से अधिक वर्ण अगर चरण में प्राप्त हो रहे हैं तो वहां फिर वह साधारण नहीं, फिर वह दंडक श्रेणी का छंद है कि अगर 26 से अधिक वर्ण प्राप्त हो रहे हैं चरण में तो फिर वह वर्णिक छंद में दंडिक यानी दंडक श्रेणी का छंद है। और यहां यदि 32 से ज्यादा मात्राएं प्राप्त हो रही हैं, यानी 32 से ज्यादा मात्रा अगर छंद की किसी चरण में प्राप्त हो रही है तो वहां वह साधारण मात्रिक नहीं, फिर दंडक श्रेणी का छंद माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णिक छंद में 1 से 26 तक वर्ण संख्या वाले और मात्रिक में 1 से 32 तक मात्रा संख्या वाले छंद तो साधारण श्रेणी के छंद हैं, और 26 से अधिक वर्ण संख्या वाले और 32 से अधिक मात्रा संख्या वाले जो छंद हैं वो दंडक श्रेणी के छंद हैं। तो ये हो गई छंद के बारे में बात कि वर्णिक, मात्रिक, सम, अर्धसम, विषम, साधारण और दंडक। अब हम बात करते हैं छंद से संबंधित शब्दावली पर कि जो शब्दावली हमारे छंदों में प्रयुक्त होती है, छंद से संबंधित जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनका मतलब क्या होता है। वर्णिक छंद की अगर हम बात करें तो वर्णिक छंद में देखो विस्तृत चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वर्णिक छंद की जातियां भी होती हैं, 26 जातियां होती हैं, उन पर हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो छंद से संबंधित शब्दावली जो और छंद शास्त्र में प्रयुक्त होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं शब्द लेता हूँ तो यति, ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर आपको छंद में देखने को मिलता है कि यति क्या होती है। तो यति का मतलब है, जो अर्थ देखते हैं वो है विराम या विश्राम, विराम या विश्राम। यति का अर्थ क्या होता है? विराम या विश्राम। अगर हम किसी भी छंद का वाचन करते हैं, किसी भी छंद का वाचन करते हैं और वाचन करते समय जहाँ हम विराम या विश्राम लेते हैं, विराम लेते हैं या विश्राम लेते हैं, यानी एक जो ठहराव आता है उसे यति कहते हैं। यानी किसी भी छंद का वाचन करते समय जो विराम या विश्राम लिया जाता है उस विराम या विश्राम को ही यति कहा जाता है। निंदक नियरे राखिए, यहाँ राखिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो यहाँ निंदक नियरे राखिए, यहाँ हमने विराम लिया राखिए, यहाँ तो यहाँ यति आती है। आंगन कुटी छवाए, फिर आगे यति आती है, तो इसको यति कहा जाता है। अगला जो शब्द आता है वो है यति के बाद गति, यति के बाद गति। ये शब्द भी हमें छंद में देखने को मिलता है। गति का मतलब है उतार चढ़ाव,
उतार चढ़ाव, यानी आरोह है अवरोह है, आरोह है अवरोह है। किसी भी छंद का वाचन करते समय जो स्वर का उतार चढ़ाव होता है, स्वरों में जो उतार चढ़ाव आता है, जो आरोह है अवरोह है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे जो उतार चढ़ाव आता है, उसे ही छंद की गति कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द आता है दल। दल से पहले पाद या चरण, इसको चरण भी बोल देते हैं कि पाद या चरण। तो सामान्यतः या प्राय एक छंद में 4 चरण होते हैं, यानी एक छंद में 4 चरण होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं। तो उन 4 चरणों में किसी भी छंद का चतुर्थ भाग, यानी कोई भी छंद था उसमें 4 चरण हैं, तो उस छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण कहलाता है। यानी प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग ही क्या कहलाता है? पाद या चरण कहलाता है। और सामान्यतः प्राय करके एक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? पाद या चरण कहलाता है। यानी प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग अब है दल। दल का मतलब है कि जब कोई किसी भी छंद, यानी कोई भी छंद हम लिखते हैं तो लिखते समय उसमें जैसे 4 चरण हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, उसमें जब हम एक से अधिक चरण एक ही पंक्ति में एक साथ लिख देते हैं तो वहाँ उसे फिर चरण नहीं कहा जाता, फिर वहाँ उसे दल के नाम से पुकारा जाता है। यानी एक से अधिक चरण एक साथ लिखने पर एक से अधिक चरण एक साथ लिखने पर उसे दल के नाम से पुकारा जाता है। अगला जो शब्द आता है हमारे सामने वो है जैसे यति, गति, पाद, चरण, दल और गण और मात्रा। गण का मतलब होता है 3 अक्षरों का व्यवस्थित समूह है, गण कहलाता है। यानी 3 अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह है। तीन अक्षरों का व्यवस्थित समूह है, क्या कहलाता है? गण कहलाता है। और हमारे हिंदी साहित्य में या साहित्य जगत में या काव्य शास्त्र में, जो काव्य शास्त्र का जो अपने काव्यांग परिचय यहाँ पर पढ़ रहे हैं, छंद, तो वहाँ पर जो गणों की संख्या है वो 8 मानी गई है। और इन 8 गणों को एक साथ एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है कि यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। यानी यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और गुरु, इस तरह से ये 8 गण माने जाते हैं। यानी यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण और लघु व गुरु। तो गण क्या है? 3 अक्षरों का व्यवस्थित समूह है। अगला जो शब्द है जो यहाँ छंद शास्त्र में प्रयुक्त होता है वो है मात्रा। तो मात्रा का मतलब है कि किसी भी स्वर का वाचन करने में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं।
किसी भी स्वर का वाचन करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो इस तरह से ये है छंद से संबंधित शब्दावली और छंद का वर्गीकरण। ये कक्षा 12 के लिए है। अब छंद में क्या होता है, कुछ मात्रा निर्धारण के कुछ नियम होते हैं। छंद में मात्रा निर्धारण के कुछ नियम होते हैं कि कहाँ मात्रा लगती है और कहाँ मात्रा नहीं लगती है। तो छंद के मात्रा निर्धारण के जो नियम हैं वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे उन पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।